मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास रंगभूमि अध्याय 25। साल भर तक राजा महेंद्र कुमार और मिस्टर क्लार्क में निरंतर चोटें चलती रही। पत्र का पृष्ठ रणक्षेत्र था और श्रृंखलित सूरमों की जगह सूरमों से कहीं बलवान दलीलें। मनोस्याही बह गई, कितनी ही कलमें काम आई। दलीलें कट कट कर रावण की सेना की भांति फिर जीवित हो जाती थी। राजा साहब बार बार हतोत्साहित हो जाते। सरकार से मेरा मुकाबला करना चींटी का हाथी से मुकाबला करना है। लेकिन मिस्टर जॉन सेवक और उनसे अधिक इंदु उन्हें ढांढस देती रहती थी। शहर के रईसों ने हिम्मत से कम, स्वार्थ बुद्धि से अधिक काम लिया। उन विनय पत्र पर जो डॉक्टर गांगुली ने नगर वासियों की ओर से गवर्नर की सेवा में भेजने के लिए लिखा था, हस्ताक्षर करने के समय अधिकांश सज्जन बीमार पड़ गए। ऐसे असाध्य रोग से पीड़ित हो गए कि हाथ में कलम पकड़ने की शक्ति न रही। कोई तीर्थ यात्रा करने चला गया, कोई किसी परमावश्यक काम से कहीं बाहर रवाना हो गया। जो गिने गिनाए लोग कोई हीला न कर सके, वे भी हस्ताक्षर करने के बाद मिस्टर क्लार्क से क्षमा प्रार्थना कर आए। हुजूर, न जाने उसमें क्या लिखा था। हमारे सामने तो केवल सादा कागज आया था। हमसे यही कहा गया कि यह पानी का महसूल घटाने की दरखास्त है। हमें मालूम होता है कि उस पत्र पर पीछे से हुजूर की शिकायत लिखी जाएगी, तो हम भूल कर भी कलम न उठाते। हाँ, जिन महानुभावों ने सिगरेट कंपनी के हिस्से लिए थे, उन्हें विवश होकर हस्ताक्षर करने पड़े। हस्ताक्षर करने वालों की संख्या यद्यपि बहुत न थी, पर डॉक्टर गांगुली को व्यवस्थापक सभा में सरकार से प्रश्न करने के लिए एक बहाना मिल गया। उन्होंने अदम्य उत्साह और धैर्य के साथ प्रश्नों की बाढ़ जारी रखी। सभा में डॉक्टर महोदय का विशेष सम्मान था। कितने ही सदस्यों ने उनके प्रश्नों का समर्थन किया। यहाँ तक कि डॉक्टर गांगुली के एक प्रस्ताव पर अधिकारियों को बहुमत से हार माननी पड़ी। इस प्रस्ताव से लोगों को बड़ी बड़ी आशाएं थी, किंतु जब इसका भी कुछ असर न हुआ, तो जगह जगह सरकार पर अविश्वास प्रकट करने के लिए सभाएं होने लगी। रईसों और जमींदारों की तो भय के कारण जबान बंद थी, किंतु मध्यम श्रेणी के लोगों ने खुल्लम खुल्ला इस निरंकुशता का विरोध करना शुरू किया। कुंवर भरत सिंह को उनका नेतृत्व प्राप्त हुआ और यह स्पष्ट शब्दों में कहने लगे, अब हमें अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। हमारा उद्धार अपने ही हाथों होगा। महेंद्र कुमार भी गुप्त रूप से इस दल को प्रोत्साहित करने लगे। डॉक्टर गांगुली के बहुत कुछ आश्वासन देने पर भी शासकों पर उन्हें अश्रद्धा हो गई। निराशा निर्बलता से उत्पन्न होती है, पर उसके गर्भ से शक्ति का जन्म होता है। रात के 9 बज गए थे। विनय सिंह को कारावास दंड का समाचार पाकर कुंवर साहब ने अपने हितैषियों को इस स्थिति पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया था। डॉक्टर गांगुली, जॉन सेवक, प्रभु सेवक, राजा महेंद्र कुमार और कई अन्य सज्जन आए हुए थे। इंदु भी राजा साहब के साथ आई थी और अपनी माता से बातें कर रही थी। कुंवर साहब ने नायक राम को बुला भेजा था और वह कमरे के द्वार पर बैठे हुए तंबाकू मल रहे थे। महेंद्र कुमार बोले, रियासतों पर सरकार का बड़ा दबाव है। वे अपंग हैं और सरकार के इशारे पर चलने के लिए मजबूर हैं। भरत सिंह ने राजा साहब का खंडन किया। जिससे किसी का उपकार ना हो और जिसके व्यक्तित्व का आधार ही अपकार पर हो, उसका निशान जितनी जल्द मिट जाए उतना ही अच्छा। विदेशियों के हाथों में अन्याय का यंत्र बनकर जीवित रहने से तो मर जाना ही उत्तम है। डॉक्टर गांगुली बोले, वहाँ का हाकिम लोग खुद पतित है। डरता है कि रियासत में स्वाधीन विचारों का प्रचार हो जाएगा तो हम प्रजा को कैसे लूटेगा। राजा मनसत लगाकर बैठा रहता है, उसका नौकर चाकर मनमाना राज करता है। जॉन सेवक ने पक्षपात रहित होकर कहा, सरकार किसी रियासत को अन्याय करने के लिए मजबूर नहीं करती। हाँ, चूंकि वे अशक्त हैं, अपनी रक्षा आप नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे कामों में जरूरत से ज्यादा तत्पर हो जाती हैं जिनसे सरकार के प्रसन्न होने का उन्हें विश्वास होता है। भरत सिंह बोले, विनय कितना नम्र, सुशील, सुधीर है, यह आप लोगों से छिपा नहीं। मुझे इसका विश्वास ही नहीं हो सकता कि उसकी जात से किसी का अहित हो सकता है। प्रभु सेवक कुंवर साहब के मुंह लगे हुए थे। अब तक जॉन सेवक के भय से ना बोले थे, पर अब ना रहा गया। बोले, क्यों? क्या पुलिस से चोरों का अहित नहीं होता? क्या साधुओं से दुर्जनों का अहित नहीं होता? और फिर गऊ जैसे पशु की हिंसा करने वाले क्या संसार में नहीं हैं? विनय ने दलित किसानों की सेवा करनी चाहिए थी, उसी का यह उन्हें उपहार मिला है।
प्रजा की सहन शक्ति की भी कोई सीमा होनी चाहिए और होती है। उसकी अवहेलना करके कानून ही नहीं रह जाता। उस समय उस कानून को भंग करना ही प्रत्येक विचारशील प्राणी का कर्तव्य हो जाता है। अगर आज सरकार का हुक्म हो कि सब लोग मुंह में कालिख लगाकर निकले, तो इस हुक्म की उपेक्षा करना हमारा धर्म हो जाएगा। उदयपुर के दरबार को कोई अधिकार नहीं है कि वह किसी को रियासत से निकल जाने को मजबूर करे। डॉक्टर गांगुली बोले, उदयपुर ऐसा हुक्म दे सकता है, उसको अधिकार है। प्रभु सेवक बोला, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। जिस आज्ञा का आधार केवल पशु बल हो, उसका पालन करना आवश्यक नहीं। अगर उदयपुर में कोई उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती और वह बहुमत से यह हुक्म देती तो दूसरी बात थी। लेकिन जबकि प्रजा ने कभी दरबार से यह इच्छा नहीं की, बल्कि वह विनय सिंह पर जान देती है, तो केवल अधिकारियों की स्वेच्छा हमको उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। राजा साहब ने इधर उधर भीत नेत्रों से देखा कि यहाँ कोई मेरा शत्रु तो नहीं बैठा हुआ है। जॉन सेवक भी त्योरियां बदलने लगे। डॉक्टर गांगुली बोले, हम दरबार में लड़ नहीं सकता। प्रभु सेवक बोला, प्रजा को अपने स्वत्व की रक्षा के लिए उत्तेजित तो कर सकते हैं। भरत सिंह बोला, इसका परिणाम विद्रोह के सिवा और क्या हो सकता है, और विद्रोह का दमन करने के लिए दरबार सरकार से सहायता लेगा। हजारों बेकसों का खून हो जाएगा। प्रभु सेवक बोला, जब तक हम खून से डरते रहेंगे, हमारे स्वत्व भी हमारे पास आने से डरते रहेंगे। उनकी रक्षा भी तो खून से ही होगी। राजनीति का क्षेत्र समर क्षेत्र से कम भयावह नहीं है। उसमें उतरकर रक्तपात से डरना का पुरुषता है। जॉन सेवक से अब जब्त न हुआ। बोले, तुम जैसे भावुक युवकों को ऐसे गहन राजनीतिक विषयों पर कुछ कहने से पहले अपने शब्दों को खूब तौल लेना चाहिए। यह अवसर शांत और शीतल विचार से काम लेने का है। प्रभु सेवक ने दबी जबान से कहा, मानो मन में यह कह रहा है, शीतल विचार कायरता का दूसरा नाम है। डॉक्टर गांगुली बोले, मेरे विचार में भारतीय सरकार की सेवा में डेपुटेशन जाना चाहिए। भरत सिंह बोले, सरकार कह देगी हमें दरबार के आंतरिक विषय में दखल देने का अधिकार नहीं। महेंद्र कुमार बोले, राजा के ही पास क्यों न डेपुटेशन भेजा जाए। जॉन सेवक बोला, हाँ, यही मेरी भी सलाह है। राज्य के विरुद्ध आंदोलन करना राज्य को निर्बल बना देता है और प्रजा को उद्दंड। राज्य प्रभुत्व का प्रत्येक दशा में अक्षुण्ण रहना आवश्यक है, अन्यथा उसका फल वही होगा जो आज साम्यवाद का व्यापक रूप धारण कर रहा है। संसार ने 3 दशाब्दियों तक जनवाद की परीक्षा की और अंत में हताश हो गया। आज समस्त संसार जनवाद के आतंक से पीड़ित है। हमारा परम सौभाग्य है कि वह अग्नि ज्वाला अभी तक हमारे देश में नहीं पहुंची और हमें यत्न करना चाहिए कि उससे भविष्य में भी निशंक रहें। कुंवर भरत सिंह जनवाद के बड़े पक्षपाती थे। अपने सिद्धांत का खंडन होते देखकर बोले, फूस का झोपड़ा बनाकर आप अग्नि ज्वाला से निशंक रह ही नहीं सकते। बहुत संभव है कि ज्वाला के बाहर से न आने पर भी घर की ही एक चिंगारी उड़कर उस पर गिर पड़े। आप झोपड़ा रखिए ही क्यों। जनवाद आदर्श व्यवस्था ना हो, पर संसार अभी उससे उत्तम कोई शासन विधान नहीं निकाल सका है। खैर, जब यह सिद्ध हो गया कि हम दरबार पर कोई असर नहीं डाल सकते, तो सब्र करने के सिवा और क्या किया जा सकता है। मैं राजनीतिक विषयों से अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं। स्वाधीनता का मूल्य रक्त है। जब हम में उसके देने की शक्ति ही नहीं है, तो व्यर्थ में कमर क्यों बांधे, पैतरे क्यों बदले, ताल क्यों ठोंके। उदासीनता में ही हमारा कल्याण है। प्रभु सेवक बोला, यह तो बहुत मुश्किल है कि आंखों से अपना घर लुटते देखें और मुंह ना खोलें। भरत सिंह बोला, हाँ, बहुत मुश्किल है, पर अपनी वृत्तियों को साधना पड़ेगा। उसका यही उपाय है कि हम कुल्हाड़ी का बेंट ना बने। बेंट कुल्हाड़ी की मदद ना करे तो कुल्हाड़ी कठोर और तेज होने पर भी हमें बहुत हानि नहीं पहुंचा सकती। यह हमारे लिए घोर लज्जा की बात है कि हम शिक्षा, ऐश्वर्य या धन के बल पर शासकों के दाहिने हाथ बनकर प्रजा का गला काटें और इस बात पर गर्व करें कि हम हाकिम हैं। जॉन सेवक बोला, शिक्षित वर्ग सदैव से राज्य का आश्रित रहा है और रहेगा। राज्य विमुख होकर वह अपना अस्तित्व नहीं मिटा सकता। भरत सिंह बोले, यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है। शिक्षित वर्ग जब तक शासकों का आश्रित रहेगा, हम अपने लक्ष्य के जौ भर भी निकट न पहुंच सकेंगे। उसे अपने लिए थोड़े दिनों के लिए कोई दूसरा ही अवलंब खोजना पड़ेगा। राजा महेंद्र सिंह बगलें झांक रहे थे कि यहाँ से खिसक जाने का कोई मौका मिल जाए।
इस वाद विवाद का अंत करने के इरादे से बोले, तो आप लोगों ने क्या निश्चय किया? दरबार की सेवा में डेपुटेशन भेजा जाए? डॉक्टर गांगुली बोले, हम खुद जाकर विनय को छुड़ा लाएगा। भरत सिंह बोले, अगर वधिक से ही प्राण याचना करनी है तो चुप रहना ही अच्छा, कम से कम बात तो बनी रहेगी। डॉक्टर गांगुली बोले, फिर वही पेसिमिज्म की बात, हम विनय को समझाकर उसे यहाँ आने पर राजी कर लेगा। रानी जानवी ने इधर आते हुए इस वाक्य के अंतिम शब्द सुन लिए। गर्व सूचक भाव से बोली, नहीं डॉक्टर गांगुली, आप विनय पर यह कृपा न कीजिए, यह उसकी पहली परीक्षा है। इसमें उसको सहायता देना उसके भविष्य को नष्ट करना है। वह न्याय पक्ष पर है, उसे किसी से दबने की जरूरत नहीं। अगर उसने प्राण भय से इस अन्याय को स्वीकार कर लिया तो सबसे पहले मैं ही उसके माथे पर काली मां का टीका लगा दूंगी। रानी के ओजपूर्ण शब्दों ने लोगों को विस्मित कर दिया। ऐसा जान पड़ता था कि कोई देवी आकाश से यह संदेश सुनाने के लिए उतर आई है। एक क्षण के बाद भरत सिंह ने रानी के शब्दों का भावार्थ किया। मेरे ख्याल में अभी विनय सिंह को उसी दशा में छोड़ देना चाहिए, यह उसकी परीक्षा है। मनुष्य बड़े से बड़े काम जो कर सकता है वह यही है कि आत्मरक्षा के लिए मर मिटे। यही मानवीय जीवन का उच्चतम उद्देश्य है। ऐसी ही परीक्षाओं में सफल होकर हमें वह गौरव प्राप्त हो सकता है कि जाति हम पर विश्वास कर सके। गांगुली बोला, रानी हमारी देवी है, हम उनके सामने कुछ नहीं कह सकता, पर देवी लोगों का बात संसार वालों के व्यवहार के योग्य नहीं हो सकता। हमको पूरा आशा है कि हमारा सरकार जरूर बोलेगा। रानी बोली, सरकार की न्यायशीलता का एक दृष्टांत तो आपके सामने ही है। अगर अब भी आपको उस पर विश्वास ना हो तो मैं यही कहूंगी कि आपको कुछ दिनों किसी औषधि का सेवन करना चाहिए। गांगुली बोला, 2-4 दिन में यह बात मालूम हो जाएगा। सरकार को भी तो अपनी नेकनामी बदनामी का डर है। महेंद्र कुमार बहुत देर के बाद बोले, राह देखते देखते तो आंखें पथरा गई, हमारी आशा इतनी चिरंजीवी नहीं। सहसा टेलीफोन की घंटी बजी। कुंवर साहब ने पूछा, कौन महाशय हैं? आवाज आई, मैं हूँ प्राणनाथ, मिस्टर क्लार्क का तबादला हो गया। महेंद्र कुमार ने पूछा, कहाँ? तो सामने से आवाज आई, पॉलिटिकल विभाग में जा रहे हैं, ग्रेड कम कर दिया गया है। डॉक्टर गांगुली बोले, अब बोलिए, मेरी बात सच हुआ कि नहीं? आप लोग कहता था सरकार का नियत बिगड़ा हुआ है, पर हम कहता था उसको हमारा बात मानना पड़ेगा। महेंद्र कुमार जी बोले, अजी प्राणनाथ मस्खरा है, आपसे दिल्लगी कर रहा होगा। भरत सिंह बोले, नहीं, मुझसे तो उसने कभी दिल्लगी नहीं की। रानी बोली, सरकार ने इतने नैतिक साहस से शायद पहली ही बार काम लिया है। गांगुली बोले, अब वह जमाना नहीं है जब सरकार प्रजा मत की उपेक्षा कर सकता था, अब काउंसिल का प्रस्ताव उसे मानना पड़ता है। भरत सिंह बोले, जमाना तो वही है और सरकार की नीति में भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, इसमें जरूर कोई ना कोई राजनीतिक रहस्य है। जॉन सेवक बोले, व्यापारी मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करके गवर्नमेंट के छक्के छुड़ा दिए। महेंद्र कुमार बोले, मेरा डेपुटेशन बड़े मौके से पहुंचा था। गांगुली बोले, मैंने काउंसिल को ऐसा संगठित कर दिया था कि हमको उतना बड़ा मेजॉरिटी कभी नहीं मिला। इंदु रानी के पीछे खड़ी थी, बोली, विनय पत्र पर मेरे ही उद्योग से इतने आदमियों के नाम आए थे, मुझे तो विश्वास है यह उसी की करामात है। नायकराम अब तक चुपचाप बैठे हुए थे। उनकी समझ में ना आता था कि यहाँ क्या बातें हो रही हैं। टेलीफोन की बात उनकी समझ में आई। अब उन्हें ज्ञात हुआ कि लोग सफलता का सेहरा अपने अपने सिर बांध रहे हैं। ऐसे अवसर पर भला वह कब चूकने वाले थे? बोले, सरकार, यहाँ भी गाफिल बैठने वाले नहीं हैं। सिविल सार्जन के कान में यह बात डाल दी थी कि राजा साहब की ओर से पूरा 1000 लठैत जवान तैयार बैठा हुआ है। उनका हुक्म बहाल न हुआ तो खून खच्चर हो जाएगा, शहर में तूफान आ जाएगा। उन्होंने लाट साहब से यह बात जरूर ही कही होगी। महेंद्र कुमार बोले, मैं तो समझता हूँ यह तुम्हारी धमकियों की ही करामात है। नायकराम बोले, धर्मावतार, धमकियाँ कैसी? खून की नदी बह जाती। आपका ऐसा अकबाल है कि चाहूँ तो एक बार शहर लुटवा दूं, ये लाल साफे खड़े मुंह ताकते रह जाएं। प्रभु सेवक ने हास्य भाव से कहा, सच पूछिए तो यह उस कविता का फल है जो मैंने हिंदुस्तान रिव्यू में लिखी थी। रानी बोली, प्रभु, तुमने यह चपत खूब लगाई। डॉक्टर गांगुली अपना सिर सहला रहे हैं। क्यों डॉक्टर, बैठी या नहीं? एक तुच्छ सफलता पर आप लोग इतने फूले नहीं समाते।
इसे विजय न समझिए, यह वास्तव में पराजय है, जो आपको अपने अभीष्ट से कोसों दूर हटा देती है, आपके गले में फंदे को और भी मजबूत कर देती है। बाजे वाले सर्दी में बाजे को आग से सेकते हैं, केवल इसलिए कि उसमें से कर्ण मधुर स्वर निकले। आप लोग भी सेके जा रहे हैं, अब चोटों के लिए पीठ मजबूत कर लीजिए। यह कहती हुई जानवी अंदर चली गई, पर उनके जाते ही इस तिरस्कार का असर भी जाता रहा। लोग फिर वही राग अलापने लगे। महेंद्र कुमार बोले, क्लार्क महोदय भी क्या याद करेंगे कि किसी से पाला पड़ा था? गांगुली बोले, अब इससे कौन इनकार कर सकता है कि ये लोग कितने न्यायप्रिय होते हैं। जॉन सेवक बोले, अब जरा उस अंधे की भी खबर लेनी चाहिए। नायकराम बोले, साहब उसको हार जीत का कोई गम नहीं है, उस जमीन की 10 गुनी भी मिल जाए तो भी वह इसी तरह रहेगा। जॉन सेवक बोले, मैं कल से ही मिल में काम लगा दूंगा, जरा मिस्टर क्लार्क को भी देख लूं। महेंद्र कुमार बोले, मैं तो अभिवादन पत्र न दूंगा, उनकी तरफ से कोशिश तो होगी, पर बोर्ड का बहुमत मेरे साथ है। गांगुली बोले, ऐसा हाकिम लोग को अभिवादन पत्र देने का काम नहीं। महेंद्र कुमार के पेट में चूहे दौड़ रहे थे कि इंदु से भी इस सुखद संवाद पर बातें करूं। यों तो बहुत ही गंभीर पुरुष थे, पर इस विजय ने बालोचित उल्लास से विह्वल कर दिया था। एक नशा सा छाया हुआ था। रानी के जाने के जरा देर बाद वह विहसित मुख, प्रसन्न चित्त, अज्ञात भाव से अकड़ते, गर्व से मस्तक उठाए अंदर दाखिल हुए। इंदु रानी के पास बैठी हुई थी, खड़ी होकर बोली, आखिर साहब बहादुर को बोरिया बंदना संभालना पड़ा ना? महेंद्र कुमार सिंह रानी के सामने अपना कुत्सित आनंद न प्रकट कर सके। बोले, हाँ, अब तो टलना ही पड़ेगा। इंदु बोली, अब कल मैं इस लेडी साहब का कुशल समाचार पूछूंगी, जो धरती पर पाँव न रखती थी, अपने आगे किसी को कुछ समझती ही ना थी, बुलाकर दावत करूं? महेंद्र कुमार बोले, कभी ना आएगी, और जरूरत ही क्या है? इंदु बोली, जरूरत क्यों नहीं, झेपेगी तो सिर तो नीचा हो जाएगा। ना आएगी ना सही। अम्मा, आपने तो देखा है, सोफिया पहले कितनी नम्र और मिलनसार थी, लेकिन क्लार्क से विवाह की बातचीत होते ही मिजाज आसमान पर चढ़ गया। रानी ने गंभीर भाव से कहा, बेटी, यह तुम्हारा भ्रम है। सोफिया मिस्टर क्लार्क से कभी विवाह ना करेगी। अगर मैं आदमियों को कुछ पहचान सकती हूँ तो देख लेना मेरी बात ठीक उतरती है या नहीं। इंदु बोली, अम्मा, क्लार्क से उसकी मंगनी हो गई है, संभव है गुप्त रूप से विवाह भी हो गया हो। देखती नहीं हो दोनों कितने घुले मिले रहते हैं। रानी बोली, कितने ही घुले मिले रहें, पर उनका विवाह ना हुआ है ना होगा। मैं अपनी संकीर्णता के कारण सोफिया की कितनी ही उपेक्षा करूं, किंतु वह सती है, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं। उसे लज्जित करके तुम पछताओगे। इंदु बोली, अगर वह इतनी उदार है तो आपके बुलाने से अवश्य आएगी। रानी बोली, हाँ, मुझे पूर्ण विश्वास है। इंदु बोली, तो बुला भेजिए, मुझे दावत का प्रबंध क्यों ना करना पड़े। रानी बोली, तुम यहाँ बुलाकर उसका अपमान करना चाहती हो। मैं तुमसे अपने हृदय की बात कहती हूँ। अगर वह ईसाइयन न होती तो आज के 5वें वर्ष मैं उससे विनय का विवाह करती और इसे अपना धन्य भाग समझती। इंदु को ये बातें कुछ अच्छी ना लगी, उठकर अपने कमरे में चली गई। एक क्षण में महेंद्र कुमार भी वहां पहुंच गए और दोनों डींगे मारने लगे। कोई लड़का खेल में जीतकर भी इतना उन्मत्त ना होता होगा। उधर दीवान खाने से भी सभा उठ गई। लोग अपने अपने घर गए। जब एकांत हो गया तो कुंवर साहब ने नायक राम को बुलाकर कहा, पंडा जी, तुमसे मैं एक काम लेना चाहता हूँ, करोगे? नायक राम बोला, सरकार हुक्म हो तो सिर देने को हाजिर हैं, ऐसी क्या बात है भला? कुंवर बोले, देखो, दुनियादारी मत करो, मैं जो काम लेना चाहता हूँ वह सहज नहीं, बहुत समय, बहुत बुद्धि, बहुत बल व्यय करना पड़ेगा, जान जोखिम भी है। अगर दिल इतना मजबूत हो तो हामी भरो, नहीं साफ साफ जवाब दे दो। मैं कोई यात्री नहीं कि तुम्हें अपनी धाक बिठाना जरूरी हो। मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम मुझे जानते हो, इसलिए साफ बातचीत होनी चाहिए। नायक राम बोले, सरकार, आपसे दुनियादारी करके भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? आपका नमक तो रोम रोम में सना हुआ है। अगर मेरे काबू की बात होगी तो पूरी करूंगा, चाहे जान पर ही क्यों ना आ बने। आपके हुक्म देने की देर है। कुंवर बोले, विनय को छुड़ा कर ला सकते हो? नायक राम बोला, दीन बंधु, अगर प्राण देकर भी ला सका तो उठाना रखूंगा। कुंवर बोले, तुम जानते हो मैंने तुमसे यह सवाल क्यों किया? मेरे यहाँ सैकड़ों आदमी हैं, खुद डॉक्टर गांगुली जाने को तैयार हैं। महेंद्र को भेज दूं तो वह भी चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों के सामने मैं अपनी बात नहीं छेड़ना चाहता। सिर पर यह इल्ज़ाम नहीं लेना चाहता कि कहते कुछ है और करते कुछ। धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ, पर बेटे की मोहब्बत नहीं मानती हूँ तो आदमी, काठ का कलेजा तो नहीं है।
कैसे सब्र करूं? उसे बड़े बड़े अरमानों से पाला है, वही एक जिंदगी का सहारा है। तुम उसे किसी तरह अपने साथ लाओ। उदयपुर के अमले और कर्मचारी देवता नहीं, उन्हें लालच देकर जेल में जा सकते हो, विनय सिंह से मिल सकते हो, अमलों की मदद से उन्हें बाहर ला सकते हो। यह कुछ कठिन नहीं। कठिन है विनय को आने पर राजी करना। वह तुम्हारी बुद्धि और चतुरता पर छोड़ता हूँ। अगर तुम मेरी दशा का ज्ञान उन्हें करा सकोगे तो मुझे विश्वास है वह आएंगे। बोलो, कर सकते हो यह काम? इसका मेहनताना एक बूढ़े बाप के आशीर्वाद के साथ और जो कुछ चाहोगे पेश करूंगा। नायक राम बोला, महाराज कल चला जाऊंगा। भगवान ने चाहा तो उन्हें साथ लाऊंगा, नहीं तो फिर मुंह न दिखाऊंगा। कुंवर साहब बोले, नहीं पंडित जी, जब उन्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कितना विकल हूँ तो वह चले आएंगे। वह अपने बाप की जान को सिद्धांत पर बलिदान ना करेंगे। उनके लिए मैंने अपने जीवन की काया पलट कर दी, यह फकीरी भेष धारण किया। क्या वह मेरे लिए इतना भी ना करेंगे? पंडा जी सोचो, जिस आदमी ने हमेशा मखमली बिछौने पर आराम किया हो, उसे इस काठ के तख्त पर आराम मिल सकता है? विनय का प्रेम ही वह मंत्र है जिसके वश होकर मैं यह कठिन तपस्या कर रहा हूँ। जब विनय ने त्याग का व्रत ले लिया तो मैं किस मुंह से बुढ़ापे में भोग विलास में लिप्त रहता? ये सब जाह्नवी के बोए हुए कांटे हैं, उसके आगे मेरी कुछ नहीं चलती। मेरा सुख स्वर्ग उसी के कारण नरक तुल्य हो रहा है। उसी के कारण मेरा प्यारा विनय मेरे हाथों से निकला जाता है। ऐसा पुत्र रत्न खोकर यह संसार मेरे लिए नरक हो जाएगा। तुम कल जाओगे? मुनीम से जितने रुपए चाहो ले लो। नायक राम बोले, आपके अकबाल से किसी बात की कमी नहीं, आपकी दया चाहिए। आपने इतने प्रतापी होकर जो त्याग किया है वह कोई दूसरा करता तो आंख निकल पड़ती। त्याग करना कोई हंसी है? यहाँ तो घर में भूंजी भाग नहीं, यात्रियों की सेवा टहल ना करें तो भोजन का ठिकाना भी ना हो। पर बूटी की ऐसी चाट पड़ गई है कि एक दिन ना मिले तो बावला हो जाता हूँ। कोई आपकी तरह क्या खाक त्याग करेगा? कुंवर जी बोले, यह तो मानी हुई बात है कि तुम गए तो विनय को लेकर ही लौटोगे। अब यह बताओ कि तुम्हें क्या दक्षिणा दूं? तुम्हारी सबसे बड़ी अभिलाषा क्या है? नायक राम बोला, सरकार की कृपा बनी रहे, मेरे लिए यह कुछ कम नहीं। कुंवर साहब बोले, तो इसका आशय यह है कि तुम मेरा काम नहीं करना चाहते? नायक राम बोला, सरकार ऐसी बात ना कहें, आप मुझे पालते हैं, आपका हुक्म ना बजा लाऊंगा तो भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा? और फिर आपका काम कैसा? अपना ही काम है। कुंवर साहब बोले, नहीं भाई, मैं तुम्हें सेंत में इतना कष्ट नहीं देना चाहता। यह सबसे बड़ा सलूक है जो तुम मेरे साथ कर रहे हो। मैं भी तुम्हारे साथ वही सलूक करना चाहता हूँ जिसे तुम सबसे बड़ा समझते हो। तुम्हारे क्या लड़के हैं? नायक राम ने सिर झुकाकर कहा, धर्मावतार, अभी तो ब्याह ही नहीं हुआ। कुंवर साहब बोले, अरे यह क्या बात है? आधी उम्र गुजर गई और तुम अभी कुंवारे ही बैठे हो। नायक राम बोला, सरकार, तकदीर के सिवा और क्या कहूँ? इन शब्दों में इतनी मर्मांतक वेदना भरी हुई थी कि कुंवर साहब पर नायक राम की चिर संचित अभिलाषा प्रकट हो गई। बोले, तो तुम घर में अकेले ही रहते हो? नायक राम बोले, हाँ धर्मावतार, भूत की भांति अकेला ही पड़ा रहता हूँ। आपके अकबाल से 2 खंड का मकान है, बाग बगीचे हैं, गाय भैंसे हैं, पर रहने वाला कोई नहीं, भोगने वाला कोई नहीं। हमारी बिरादरी में उन्हीं का ब्याह होता है जो बड़े भाग्यवान होते हैं। कुंवर साहब मुस्कुराकर बोले, तो तुम्हारा विवाह कहीं ठहरा दूं? नायक राम बोला, महाराज ऐसी तकदीर कहाँ। कुंवर साहब बोले, तकदीर मैं बना दूंगा, मगर यह कैद तो नहीं है कि कन्या बहुत ऊंचे कुल की हो। नायक राम बोला, दीन बंधु, कन्याओं के लिए ऊंचा नीचा कुल नहीं देखा जाता। कन्या और गऊ तो पवित्र हैं, ब्राह्मण के घर आकर और भी पवित्र हो जाती हैं। फिर जिसने दान लिया, संसार भर का पाप हजम किया, तो फिर औरत की क्या बात है? जिसका विवाह नहीं हुआ, सरकार, उसकी जिंदगी 2 कौड़ी की। कुंवर साहब बोले, अच्छी बात है, ईश्वर ने चाहा तो लौटते ही दूल्हा बनोगे। तुमने पहले कभी चर्चा ही नहीं की। नायक राम बोला, सरकार, यह बात आपसे क्या कहता, अपने हेलियों मेलियों के सिवा और किसी से चर्चा नहीं की। कहते लाज आती है, जो सुनेगा वह समझेगा इसमें कोई ना कोई ऐब जरूर है। कई बार लबारियों की बातों में आकर सैकड़ों रुपए गवाए, अब किसी से नहीं कह सकता, भगवान के आसरे बैठा हूँ। कुंवर साहब बोले, तो कल किस गाड़ी से जाओगे? नायक राम बोला, हुजूर, डाक से चला जाऊंगा। कुंवर साहब बोले, ईश्वर करे जल्द लौटो, मेरी आंखें तुम्हारी ओर रहेंगी, यह लो खर्च के लिए लेते जाओ। यह कहकर कुंवर साहब ने मुनीम को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा।
मुनीम ने नायक राम को अपने साथ आने का इशारा किया और अपनी गद्दी पर बैठाकर बोला, बोलो कितना हमारा कितना तुम्हारा। नायक राम बोला, क्या यह भी कोई दक्षिणा है? मुनीम बोला, रकम तो तुम्हारे हाथ जाती है। नायक राम बोला, मेरे हाथ में नहीं आती, विनय सिंह के पास भेजी जा रही है। बच्चा, मुसीबत में भी मालिक से नमक हरामी करते हो। उनके ऊपर तो विपत पड़ी है और तुम्हें अपना घर भरने की धुन है। तुम जैसे लालचियों को तो ऐसी जगह मारे जहाँ पानी ना मिले। मुनीम ने लज्जित होकर नोटों का एक पुलिंदा नायक राम को दे दिया। नायक राम ने गिनकर नोटों को कमर में बांधा और मुनीम से बोले, मेरी कुछ दक्षिणा दिलवाते हो? मुनीम बोला, कैसी दक्षिणा? नायक राम बोला, नकद रुपयों की। नौकरी प्यारी है कि नहीं? जानते हो यहाँ से निकाल दिए जाओगे तो कहीं भीख ना मिलेगी। अगर भला चाहते हो तो 50 रुपए की गड्डी बाएं हाथ से बढ़ा दो, नहीं तो जाकर कुंवर साहब से जड़े देता हूँ। खड़े खड़े निकाल दिए जाओगे। जानते हो कि नहीं रानी जी को? निकाले भी जाओगे और गर्दन भी नापी जाएगी। ऐसी बेभाव की पड़ेगी कि चांद गंजी हो जाएगी। मुनीम बोला, गुरु अब यारों से ही एक गीदड़ भपकी। इतने रुपए मिल गए, कौन कुंवर विनय सिंह रसीद लिख देते हैं। नायक राम बोले, रुपए लाते हो कि नहीं, बोलो चटपट। मुनीम बोला, गुरु तुम तो। उसके इतना कहते ही नायक राम बोले, रुपए लाते हो कि नहीं, यहाँ बातों की फुर्सत नहीं, चटपट सोचो। मैं चला, याद रखो कहीं भीख ना मिलेगी। मुनीम बोला, तो यहाँ मेरे पास कहाँ है, यह तो सरकारी रकम है। नायक राम बोला, अच्छा तो हैंड नोट लिख दो। मुनीम बोला, गुरु जरा इधर देखो, गरीब आदमी हूँ। नायक राम बोला, तुम गरीब हो बच्चा, हराम की कौड़ियाँ खाकर मोटे पड़ गए हो, उस पर गरीब बनते हो। लिखो चटपट। कुंवर साहब जरा भी मुरव्वत ना करेंगे, यूं ही मुझे इतने रुपए दिला दिए हैं, बस मेरे कहने भर की देर है। गबन का मुकदमा चल जाएगा बेटे, समझे। लाओ बाप की पूजा करो, तुम जैसे घाघ रोज थोड़े ही फंसते हैं। मुनीम ने नायक राम की त्योरियों से भांप लिया कि यह अब बिना दक्षिणा लिए न छोड़ेगा। चुपके से 25 रुपए निकालकर उसके हाथ में रखे और बोला, पंडित अब दया करो, ज्यादा न सताओ। नायक राम ने रुपए मुट्ठी में किए और बोले, ले बच्चा, अब किसी को ना सताना, मैं तुम्हारी टोह में रहूंगा। नायक राम चले गए तो मुनीब ने मन में कहा, ले जाओ, समझ लेंगे खैरात किया। कुंवर भरत सिंह उस वक्त दीवान खाने के द्वार पर खड़े थे। आज वायु की शीतलता में आनंद न था। गगन मंडल में चमकते हुए तारागण व्यंग दृष्टि की भांति हृदय में चुभते थे। सामने वृक्षों के कुंज में विनय की स्मृति मूर्ति श्याम करुण स्वर की भांति कंपित, धुएं की भांति असंबद्ध यों निकलती हुई मालूम हुई, जैसे किसी संतप्त हृदय से हाय की ध्वनि निकलती है। कुंवर साहब कई मिनट तक खड़े रोते रहे। विनय के लिए उनके अंतःकरण से इस भांति शुभेच्छाएं निकल रही थी, जैसे उषा काल में बाल सूर्य की स्निग्ध मधुर मंद शीतल किरणें निकलती हैं।